दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी की जीएस प्रैक्टिस के लिए ये प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं और इसमें हम आज प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, धौलावीरा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में चलता है। धौलावीरा गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे नवीनतम खोज है। यह हड़प्पा सभ्यता के 2 बड़े शहरों में से भी एक है और यह ऐसा नगर है जो 3 भागों में बसा हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? तो इस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये पीछे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। एक काम करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको ऑप्शंस भी साथ में दिखते रहें। हाँ, तो आप देखेंगे लोथल से क्या मिला है। लोथल एक बंदरगाह था और यहाँ से एक गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ से एक गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इससे क्या मिला है? तो आप देखेंगे हम बी को मिलाएंगे, एक से जुते हुए खेत के साक्ष्य। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है यहाँ से। और बनावली से पक्की मिट्टी का हल्की प्रतिकृति यानी खिलौना, मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार देखेंगे, हमने ए को 2 से, बी को 1 से, सी को 4 से और डी को 3 से मिलाया। तो सही आंसर होगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? सिंधु, सरस्वती, यमुना या पेरियार? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे सप्त सेंधव प्रदेश में रहते थे और उसमें सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। लेकिन केरल राज्य में बहने वाली पेरियार नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है, तो पेरियार नदी का जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में नहीं मिलता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में, पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम हम पटना से जानते हैं, तो सबसे पहले इसे राजधानी किसने बनाया? सबसे पहले इसे राजधानी किसने बनाया? तो हरेक वंश का शासक था उदयन, जो 461 से 445 ईस्वी तक शासक रहा। इसने मगध की राजधानी राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी और पाटलिपुत्र भारत में धन, विद्या तथा शक्ति का केंद्र बन गया था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, महावीर या फिर अशोक? तो सही आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्यारा भी था। सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना भारत में कहाँ हुई? तो भारत में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना मुंबई में 1856 में हुई, 1856 में। अगला क्वेश्चन, झंडा गीत के रचयिता कौन है? तो हम जानते हैं झंडा गीत के जो रचयिता हैं, चलिए आप एक बार आंसर कीजिए इसका। 107वां क्वेश्चन, झंडा गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्यामलाल गुप्ता पार्षद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। और झंडा गीत है क्या? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा एक झंडा गीत है जिसके रचयिता श्यामलाल गुप्ता हैं। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर के निवासी थे और इन्होंने 1924 में झंडा गीत की रचना की।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? 108वां क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो 108वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। शिक्षा संबंधित है, शिक्षा किस सूची से संबंधित है? 109वां क्वेश्चन, तो शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसके विषय में कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा जो है, शिक्षा के विषय में कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। किंतु अगर विवाद की स्थिति होती है तो फिर किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का। अगला क्वेश्चन 110वां क्वेश्चन, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना, 1975। 1962 के इंडिया चीन युद्ध के बाद भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो 1962 के इंडिया चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री उस समय कौन थे? तो वी.के. कृष्णा मेनन। 112वां क्वेश्चन, राज्यसभा का कोरम होता है? तो कोरम अर्थात गढ़ पूर्ति जो होता है, कोरम अर्थात गढ़ पूर्ति, और ये कितना होता है? तो यह होता है कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। सही आंसर हो जाएगा डी, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। निम्न में से कौन सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? कौन है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? 113वां क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल जो है देखा जाए तो 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था समावेशी विकास था। मुद्रास्फीति के समय दरें, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई के समय दरों का साथ में क्या होता है? तो दरें बढ़ जाती हैं। बढ़ते ब्याज दरों के कारण कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इस प्रकार लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है। पैसे कम होने की वजह से वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और इस प्रकार मुद्रास्फीति का दबाव कम हो जाता है। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? तो प्रजातंत्र में जो अंतिम सत्ता होती है वह जनता के पास होती है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी हुई है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो अंतिम सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार आज तक परिवर्तन हुआ है और इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भारत को घोषित किया गया। संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? तो संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है यह किस अनुसूची में किया गया है? तो हम सभी जानते हैं इसका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन जो है सूचियों के माध्यम से किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघीय स्वरूप निम्नलिखित में से किस देश के संघीय स्वरूप से प्रभावित है? तो भारत का जो संघीय स्वरूप है यह किससे प्रभावित है? तो कनाडा। संविधान में भारत को वर्णित किया गया है फेडरेशन, अर्धसंघीय, अ यूनियन ऑफ स्टेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 120वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा।
संविधान में भारत को अ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वार को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ज्वर रोधी पदार्थ। ज्वर रोधी पदार्थ। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्यावरण प्रदूषण को जो है परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके, उपयुक्त सभी पर्यावरण प्रदूषण को इन सभी कार्यों को करके नियंत्रित किया जा सकता है। अधिकांश लोगों के कानों में अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो अधिकांश लोगों के जो कानों में जो ध्वनि का जो स्तर हो जाता है वो कितना हो जाता है? 0.0002 म्यू बार। जबकि सभी मनुष्यों के सुनने की जो आवृत्ति होती है, तो मानव के जो सुनने की आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जैव डीजल जो है अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह जैट्रोफा के पौधे से बनाया जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा यूफोर्बिएसी। किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ यूफोर्बिएसी आंसर है। लेकिन आप देखेंगे, आप जब भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको ये मिलेगा देखने को, किससे तैयार किया जाता है? जैट्रोफा से तैयार किया जाता है। जैव डीजल जैट्रोफा। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या अर्थ है? गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या अर्थ है? तो अवसाद हौज में निलंबित ठोस पदार्थ पानी से बाहर रह जाता है और पानी बह जाता है। इस प्रकार कुछ हद तक पानी शुद्ध हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा सी, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। अवसाद हौज में निलंबित ठोस पदार्थ पानी से बाहर रह जाते हैं और पानी बह जाता है। इस प्रकार कुछ हद तक पानी शुद्ध हो जाता है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो 126 को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्म तरंग। तो उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किए जाते हैं। 127वां क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसे किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसे फर्मेंटेशन किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता? निम्न, एक मिनट, 138वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। लेकिन हमारा क्रम यहाँ पे ख़राब हुआ है, तो हम देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है किण्वन। चलिए अगला क्वेश्चन 128वां क्वेश्चन होगा। ऊष्मा के द्वारा सबसे जल्दी नष्ट होने वाली विटामिन है? तो ऊष्मा के द्वारा सबसे जल्दी नष्ट होने वाली विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड, अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। अर्थात विटामिन कौन सी हो जाएगी? विटामिन सी। विटामिन सी ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाती है। इसको ढककर पकाने से, खाने को सीटर और स्टीम के द्वारा विटामिन सी नष्ट हो जाती है, तो इसे बचाने के कार्य किए जाते हैं। अमीबा को गतिमान बनाने वाला अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा अमीबा को गतिमान बनाने वाला अंग है? तो आंसर होगा पादप। पादप यूकैरियोटिक कोशिका का अस्थायी बहिर्गत भाग है। यह अमीबा के गतिमान होने का अंग है। आरएच कारक निम्न में से किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 130वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, रेसस से। आरएच कारक प्रोटीन का एक प्रकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर होता है, और यह रीसस नामक बंदर में पाया गया था, तो इसे रीसस कारक भी कहा जाता है। रक्तचाप को मापने में कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर होगा
स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार 1881 में सिगफ्राइड कार्ल रिटो वॉन वास्प ने किया था। मानव शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए दी जाती है? तो सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग यानी अपकेंद्रीय बल, जहाँ गोलाई होती है वहाँ पे कौन सा बल लगता है, इस प्रकार से आप गति कर रहे हैं तो केंद्र की ओर जो झुकाव होगा और यह अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह एक विषैली गैस है, यह ऊतकों को नष्ट कर देती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती या दम घुट जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। सही आंसर होगा सी। कार्बन मोनोऑक्साइड के शोषण के पश्चात यह रक्त स्राव में जाकर हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है। यह ऐसा तब होता है जब ऐसा होता है तो रक्त के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस प्रकार शरीर की कोशिकाओं व ऊतक ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? तो आंसर होगा सी, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया शैवालों तथा पौधों के क्लोरोप्लास्ट की कई अंतः संबंधित हरित वर्णकों को पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल वह अणु है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर इसकी ऊर्जा से CO2 तथा पानी की मदद से कार्बोहाइड्रेट में बदलती है और ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ देने पर उसका क्लोरीन समाप्त हो जाएगा क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उसकी क्लोरीन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आर्सेनिक प्रदूषण किसके द्वारा फैलता है? तो आर्सेनिक प्रदूषण जो है एलर्जी, आर्सेनिक प्रदूषण से एलर्जी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता? ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र, जल विद्युत शक्ति संयंत्र या परमाणु? तो इसका सही आंसर होगा जल विद्युत शक्ति संयंत्र। यह प्रदूषण में योगदान नहीं करता। शुष्क वायु के दो मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो शुष्क वायु में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैसें कौन सी हैं, ऐसा पूछा गया है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैसें पाई जाती हैं वे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। शुद्ध वायु में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे शुष्क वायु के दो मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। निम्न में से कौन सा एक सरित या एक्वेटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक सरित एक्वेटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? 140 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लेगून। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण 141 क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। भारत का सबसे दक्षिण स्थल है, सुदूर दक्षिण स्थल पूछा जा रहा है। तो देखेंगे मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम स्थल है वह है आपका कन्याकुमारी, लेकिन यह सबसे दक्षिण स्थल पूछा जा रहा है तो मुख्य भूमि के अलावा कुछ द्वीप भी हैं भारत में जो शामिल हैं और इनका जो दक्षिणी स्थल हो जाता है तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित एक स्थल है, इंदिरा पॉइंट। यह भारत का सुदूरतम दक्षिण स्थल है। मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी, और अगर सुदूरतम पूछा जाए तो फिर वो पूछ रहा है द्वीपों को शामिल करके, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में एक स्थल है इंदिरा पॉइंट।
लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो यह सुएज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार सुएज जलडमरू मध्य बोला जाएगा इसे। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो गोवा तक माना जाता है और ऐसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, जबकि गोवा से कन्याकुमारी का जो भाग है उसे मालाबार तट कहते हैं। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है। तो ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा जो बनाई गई है 145 क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बी, अवसादी सेल के द्वारा, सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा। अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी इस पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में हाल ही में सम्मिलित हुआ है? तो WTO में शामिल होने वाला जो देश है यह था कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी 11 नवंबर को। सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर जिसे हाल ही में इसरो में विकसित किया गया, 149 क्वेश्चन और आंसर था सागा 220। और आज का अंतिम क्वेश्चन, किन दो देशों ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, भारत और बेल्जियम। भारत एवं बेल्जियम ने 2012 में भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।